जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 12th अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 6 पेपर कोड दिया हमारे पास 348 KL का पार्ट नंबर 3 हल करेंगे। यदि दोस्तों आपको 70 में से 70 नंबर लाना है बायोलॉजी में तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अभी भी काफ़ी टाइम है जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम छठे काका वाला यानी हाथी पांव फाइलेरिया रोग कैसे होता है, दूसरा है छठे का खा वाला प्रश्न कि बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए। और छठा का गा वाला प्रश्न दिया है ड्रग तथा अल्कोहल के कुप्रयोग से कौन कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। और घा वाला प्रश्न दिया है कि समतापमंडल में ओजोन अपक्षय के कारण बताइए। सातवां प्रश्न दिया हमारे पास है कि गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवृत्ति बीजी पादपों में मादा युग्म कोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न अथवा में दिया है, सातवां का अथवा में दिया है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। और दूसरा दिया है कि मानव के शुक्राणु की संरचना। चलो बिना देरी किए हुए इनको हल करते हैं। तो छठे का वाला प्रश्न हमारे पास दिया है कि हाथी पांव फाइलेरिया रोग कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह रोग वुचेरेरिया या वुचेरेरिया मेलाई नामक परजीवी के कारण होता है। इसका रोगजनक वाउचेरेरिया बेंकाफ्रटी यानी नीमेटोड होता है। इसका रोगवाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। यह रोग पैर को ज़्यादा प्रभावित करता है और पैर हाथी की तरह सूज जाता है। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यह रोग वुचरेरिया या वुचरेरिया मेलाई नामक परजीवी के कारण होता है। यानी वुचरेरिया नामक परजीवी के कारण यह रोग होता है। इसका रोगजनक वाउचरेरिया ब्रेकाफ्रटी यानी नीमेटोड होता है। इसका रोगवाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। यानी इसका रोगवाहक कौन होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। और यह रोग पैर को ज़्यादा प्रभावित करता है और पैर हाथी की तरह सूज जाता है। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। इसके पार्ट 1, 2, 3 हमने करवा दिया है सारे। और सेट 2025 से हमने 1 से लगाकर सेट नंबर 6 करा रहे हैं। आप लोग नहीं देखें वीडियो तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगला है कि रोकथाम। तो इसका रोकथाम क्या होगा। तो रोकथाम या बचाव करने के लिए मच्छरों से बचना चाहिए। इसका एक ही उपाय है कि हमें क्या करना चाहिए, मच्छरों से ज़्यादा बचाव करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है छठे का खा वाला कि बीटी से आप क्या समझते हैं, बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बीटी का फुल फॉर्म होता है, आगे लिखा भी हमने कि बीटी का अर्थ है बेसिलस थुरिंजेसिस। बेसिलस थुरिंजेसिस नामक मिट्टी के बैक्टीरिया से है। यह एक आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएम का मतलब है जेनेटिक मॉडिफाइड यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल तकनीक है जिसमें जीवाणु के जीन को फसल में डालकर कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है। जैसे बीटी कपास या बीटी कॉटन इसका प्रमुख उदाहरण है जो बॉलवर्म यानी इल्ली से फसल को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि प्रश्न नंबर 6 का गा वाला कि ड्रग तथा अल्कोहल के कुप्रयोग से कौन कौन से प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अल्कोहल या ड्रग के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव असामान्य व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। यानी जब अल्कोहल या ड्रग्स का प्रयोग करते हैं तो अल्कोहल या ड्रग्स के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और असामान्य व्यवहार और बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है कि इनकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से श्वसन घात यानी रिस्पायरेटरी फेलेवर, हृदय घात अथवा प्रमस्तिष्क रुधिर स्राव यानी जिसे हम सेरेब्रम
हेमरेज के कारण बेहोशी, कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट हमने लिया है कि अल्कोहल या ड्रग्स के प्रयोग से शैक्षिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। चौथा पॉइंट हमने लिया है कि धन की कमी की स्थिति में अल्कोहल या ड्रग का सेवन करने वाला व्यक्ति चोरी का सहारा लेने लगता है। यानी जब धन की यानी पैसे की कमी हो जाती है तब ड्रग या अल्कोहल का सेवन करने वाला व्यक्ति क्या करता है, चोरी का सहारा लेने लगता है या चोरी करने लगता है। अगला पॉइंट हमने लिया है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उस समय यदि वो अल्कोहल या ड्रग का प्रयोग करती हैं तो उसका प्रभाव सीधे सीधे भ्रूण पर पड़ता है या उसमें पल रहे बच्चे पर पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है प्रश्न नंबर 6 का घ वाला कि समतापमंडल में ओजोन अपक्षय के कारण बताइए। समतापमंडल में ओजोन अपक्षय के कारण पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कि समतापमंडल में ओजोन परत के अपक्षय यानी ओजोन छिद्र का मुख्य कारण मानव निर्मित रसायन है, विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी जिसे हम CFC कहते हैं, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और स्प्रे डिब्बों से उत्सर्जित होते हैं। ये रसायन ऊपरी वायुमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ते हैं जो ओजोन अणुओं यानी O3 को नष्ट कर देते हैं। अब ओजोन छिद्र से पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं तो हेडिंग ब्लैक पेन से डालेंगे प्रभाव। तो ओजोन की कमी के कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं जिससे कैंसर, मोतियाबिंद जैसे बीमारियां और पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 7वां है हमारे पास कि गुरुबीजाणु जनन क्या है। आवृत्तिबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर में ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे गुरुबीजाणु जनन। इसे इंग्लिश में मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गुरुबीजाणु जनन में कि गुरुबीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु यानी या गुरुबीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरुबीजाणु जनन कहलाती है। फिर से एक बार बता रहे हैं कि गुरुबीजाणु जनन क्या है। तो गुरुबीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु या गुरुबीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरुबीजाणु जनन कहलाती है। आगे इसके लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में बीजांडकाय को अधोस्तरी यानी हाइपोडर्मल सेल कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है जिसे प्राथमिक प्रपुष्प कोशिका यानी प्राइमरी आर्गीस्पोरल सेल कहते हैं। इस कोशिका का कोशिका द्रव्य सघन एवं केंद्रक अधिक स्पष्ट होता है जो परिणत विभाजन करके बाहर की ओर प्रारंभिक भित्तीय कोशिका यानी प्राइमरी पैरेटल सेल तथा अंदर की ओर गुरुबीजाणु कोशिका का निर्माण करता है। अब गुरुबीजाणु मात्र कोशिका द्वारा 4 अगुणित गुरुबीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरुबीजाणु कोशिका बनाती है। शेष तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह सक्रिय गुरुबीजाणु कोशिका परिवर्धन के उपरांत भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। अब इसका हम फिगर देख लेते हैं। तो प्राथमिक प्रपुष्प कोशिका यानी प्राथमिक प्रपुष्प कोशिका क्या करती है, ये आकार में बड़ी हो जाती है। प्राथमिक द्वितीय कोशिका का निर्माण करती है और प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनती है यहाँ पर। और ये क्या होता है कि तीसरे स्टेप में क्या होता है कि भित्ति कोशिका
अलग दिखने लगती हैं, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या हो जाती है, विभाजित होने लगती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणुओं का लंबवत चतुष्क बनाती है, ये लंबवत चतुष्क बनाने लगती है, और जिसमें से 3 गुरु बीजाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हुए गुरु बीजाणु, यानी मतलब 3 नष्ट गुरु बीजाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और एक सक्रिय गुरु बीजाणु रह जाता है, यानी क्रियाशील गुरु बीजाणु एक रह जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं या गुरु बीजाणु कहते हैं। और इसके अथवा में प्रश्न दिया हमारे पास कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो निम्न पर टिप्पणी पूछ रहा है, तो सबसे पहली टिप्पणी लिखना है कि मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र पूछ रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट या औतकी संरचना। कभी कभी पूछ लेता है कि मादा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट यानी औतकी संरचना का वर्णन कीजिए, या औतकी संरचना क्या होता है, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही पूछ रहा होगा। तो इसको देखते हैं कि प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण होता है। इसमें सबसे बाहरी आवरण, उदा आवरण, मध्य में घनाकार कोशिकाओं की एक स्तरीय जननिक उपकला तथा आंतरिक भाग में सघन संयोजी ऊतक का पतला सघन संयोजी ऊतक का बना पतला श्वेत कंचुक स्तर होता है। अंडाशय के संपूर्ण भीतरी भाग को इसकी पीठिका कहते हैं। पीठिका एक मोटी एवं अधिक सघन वल्की पीठिका तथा मध्यस्थ पीठिका में बटी होती है। वल्कीय पीठिका में रेटिकुलर तंतुओं और तुर्क में आकार की संयोजी उत्तकीय कोशिकाओं तथा मध्यस्थ पीठिका में पीले एवं लचीले इलास्टिन एवं कोलेजन रेशे से निर्मित तंतुओं का रुधिर केशिकाओं तथा तंत्रिका तंतुओं की अधिकता होती है। वल्कीय पीठिका में अंडाशयी पुट्टिकाएं कोशिकाओं के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ये पुट्टिकाएं पूर्ण परिपक्व अवस्था में ग्राफियन पुट्टिका कहलाती हैं। और इसका ये फिगर है, इसमें प्राथमिक पुट्टिका बनती हैं, फिर पुट्टी की कोशिका बनती हैं, तंतु में संयोजी ऊतक होते हैं जिन्हें तंतु के आकार की कोशिकाएं स्ट्रोमा कहा जाता है, फिर वृद्धि करती हुई पुट्टिकाएं कोशिकाएं यानी अंड कोशिका होती हैं, और करणीय प्रावरण होता है। डिस्कक प्रोजीजेरस या कुम्बुलस ओकोरिल्कस और जननिक उपकला होती है। पुट्टिका गुहा होती है। कोरोना रेडिएटा होता है, जोना रेडिएटा होता है, और बायथिका होता है। वयस ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं। जोना पेलिसुडा होता है, अंडे की बाह्य जो आवरण होता है उसे हम जोना पेलिसुडा कहते हैं। फिर ये अंडाणु बनता है, और फटी हुई पुट्टिका ये फट जाती है, फिर अंडाणु बाहर निकलता है जिसे कॉपर्ट लिक्टियम होता है, और ये रुधिर का थक्का होता है, कॉपर्स एल्बिकेंस होता है। ये यहाँ पर कॉपर्स एल्बिकेंस होता है। आप ये चित्र बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है कि मानव के शुक्राणु की संरचना। तो मानव के शुक्राणु की संरचना देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे शुक्राणु यानी स्पर्म, ये पतले लंबे धागे नुमा होते हैं। इनके 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य भाग और पूंछ। यानी सिर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होता है। एक बार देख लेते हैं, चित्र को भी देख लेते हैं। तो जिसमें जो शुक्राणु होता है इसमें सिर होता है, मध्य भाग होता है और पूंछ होती है। तो सिर में क्या होता है कि सिर में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है यानी केंद्रक पाया जाता है, उसी में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। और जो शुक्राणु होता है उसके सिर के ऊपर टोपी नुमा एक संरचना होती है जिससे जो एक्रोसोम की बनी होती है, जिससे एक्रोसिन नामक हार्मोन्स निकलता है, और वह हार्मोन्स क्या करता है
कि जो अंडाणु की भित्ति होती है जोना पेलुसिडा उसको भेदने का कार्य करता है, और बीच में मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है, और पूंछ धागेनुमा पतला पूंछ पाई जाती है जो वीर्य या सीमेन में तैरने में मदद करती है। तो अब देखते हैं सिर यानी हेड। यह लंबा केंद्रकमय होता है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसके अग्र छोर पर एक्रोसोम होता है, यानी इसके अग्र छोर पर ऊपर की तरफ क्या होता है, एक्रोसोम होता है। मध्य भाग देखते हैं, तो मध्य भाग यानी मिडिल पीस, तो इसमें दो सेंट्रियोल तथा माइटोकॉन्ड्रिया से बना स्पाइनल आवरण होता है, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है जो ऊर्जा प्रदान करता है। पूंछ यानी पूंछ का कार्य क्या है, तो यह मध्य भाग के पीछे एक अक्ष यानी सूत्र एक्सिल फिलामेंट होता है। यह चारों ओर से झिल्ली नुमा आवरण से घिरा रहता है। अंतिम भाग पर झिल्ली नुमा आवरण नहीं होता है। इसे अंतिम भाग यानी इंड स्पेस कहते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे उनके भी मार्क्स अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और बायोलॉजी में वो 70 में 70 नंबर ला सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।